अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल द फ्यूचर जजेस। क्वार्टरली लॉ इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आई होप आप लोग अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेक्शन 13 कैपिटल बी ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट 1955, दैट इज डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। जब हम बात करते हैं डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट की, तब वहाँ पर बाय म्यूचुअल कंसेंट मैरिज को जो है वो लीगली एंड किया जा सकता है बिना किसी ग्राउंड फॉर डिवोर्स को प्रूव करे हुए। सबसे पहली चीज यही हमने यहाँ पर डेफिनेशन में भी लिखा है कि सेक्शन 13 कैपिटल बी प्रोवाइड्स कपल्स एन ऑप्शन to legally end their marriage through mutual consent without having to prove any specific ground for divorce। तो डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट में आपको किसी तरह का ग्राउंड फॉर डिवोर्स प्रूफ करने की जरूरत नहीं होती है। जैसे कि आपके बहुत सारे ग्राउंड्स दिए गए हैं अंडर सेक्शन 13 में कि अगर कोई पर्सन अडल्ट्री करता है, अगर कोई क्रुएल्टी करता है, डिजर्शन, कन्वर्जन, तो इसमें वो सारे ग्राउंड्स वगैरह प्रूफ करने की जरूरत नहीं होती है। अब सबसे पहली चीज ये आती है कि क्या असेंशियल रिक्वायरमेंट है, क्या क्या चीजें होनी चाहिए डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट के रिगार्डिंग। तो सबसे पहली चीज क्या होती है कि वो दोनों हस्बैंड और वाइफ, या जिनको हम स्पाउसेस कह सकते हैं, वो स्पाउसेस क्या करने चाहिए, दे शुड लिव सेपरेटली फॉर एटलीस्ट अ पीरियड ऑफ 1 year और अपवर्ड्स। The couple must have been living separately for at least 1 year or more prior to filing the divorce petition। डिवोर्स पिटीशन फाइल करने से पहले पहले अंडर सेक्शन 13 कैपिटल बी हस्बैंड और वाइफ क्या करने चाहिए, सेपरेटली लिव करने चाहिए। कितने ड्यूरेशन के लिए, एटलीस्ट 1 year या फिर उससे ज्यादा। सेकंड कि क्या होना चाहिए, म्यूचुअल कंसेंट होना चाहिए दोनों स्पाउसेस का। बोथ स्पाउसेस मस्ट म्यूचुअली कंसेंट टू द डिवोर्स एंड देयर शुड बी नो ऑब्जेक्शंस फ्रॉम आइदर पार्टी। और दोनों पार्टी में से किसी की तरफ किसी को कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। तो यहां से एक सवाल रेज हो जाता है, और वो ये रेज हो जाता है कि सपोज एट द टाइम ऑफ द फाइलिंग ऑफ द पिटीशन दोनों कपल की कंसेंट थी, लेकिन क्या वो कंसेंट जो है वो बाद में आपका विड्रॉ किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है, और किस स्टेज तक किया जा सकता है। तो ये सवाल अपने माइंड में जरूर रखिएगा क्योंकि इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। और तीसरा क्या है, तीसरा ये है कि उनके बीच में कोहिबिटेशन रिज्यूम नहीं होना चाहिए। अगर उनके बीच में कोहिबिटेशन रिज्यूम हो गया तब वहां पर डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट नहीं होगा। The couple must not have resumed living together during the waiting period। तो जो भी आपका वेटिंग पीरियड प्रोवाइडेड है उसमें उनका कोहिबिटेशन रिज्यूम नहीं होना चाहिए। आगे चलते हैं और आपका देखते हैं कि आगे और क्या क्या प्रोवाइडेड है। तो अब हमारा आ जाता है प्रोसीजर, और यही प्रोसीजर में वो विड्रॉ ऑफ द कंसेंट के रिगार्डिंग भी हम डिस्कस करेंगे कि प्रोसीजर क्या है फॉर फाइलिंग अ पिटीशन अंडर सेक्शन 13 कैपिटल बी। सबसे पहले क्या है, नंबर 1, द फाइलिंग द पिटीशन। द डिवोर्स पिटीशन मस्ट बी फाइल्ड जॉइंटली। तो जो भी पिटीशन आपका फाइल करा जाएगा वो कैसे फाइल करा जाएगा, वो जॉइंटली फाइल करा जाएगा बाय बोथ द स्पाउसेस इन द कॉम्पिटेंट कोर्ट। और उससे पहले रिक्वायरमेंट क्या है, वो रिक्वायरमेंट हम पिछली स्लाइड में देख चुके हैं कि वहां पर स्पाउसेस क्या करने चाहिए, सेपरेटली लिव करने चाहिए फॉर 1 year और अपवर्ड। वहां पर म्यूचुअल कंसेंट होना चाहिए दोनों पार्टीज के बीच में, और तीसरा वेटिंग पीरियड में उनके बीच में कोहिबिटेशन रिज्यूम नहीं करना चाहिए। तो यहां पर आपका एक डायग्राम से समझते हैं कि सपोज यहां पर क्या होता है, इस स्टेज पर आपका पिटीशन फाइल करा जाता है किस सेक्शन में, अंडर सेक्शन 13 कैपिटल बी में। तो वो रिक्वायरमेंट्स हो गई।
उसके बाद जो सेकंड प्रोसीजर में आता है, जो सेकंड स्टेप है वो क्या है, कूलिंग ऑफ पीरियड। कि आपने पिटीशन तो फाइल कर दी, लेकिन क्या उसके बाद उसके रिगार्डिंग आपका हियरिंग स्टार्ट हो जाएगा? नहीं, वहां पर 6 मंथ्स का कूलिंग पीरियड दिया गया है। क्यों? क्योंकि देखो आपका जो हिंदू मैरिज एक्ट है उसमें पर्पस क्या है या फिर पॉलिसी क्या होता है कोर्ट के द्वारा। जो पर्पस और पॉलिसी है अंडर द हिंदू मैरिज एक्ट वो आपका सेक्शन 23 में बताया गया है। और वहां पर पर्पस या पॉलिसी ऑफ लॉ क्या है कि कोर्ट क्या करता है, कोर्ट जो है पार्टीज के बीच में रिकंसिलिएशन करने की कोशिश करता है। अगर कोर्ट को लगता है कि रिकंसिलिएशन पॉसिबल नहीं है, तब कोर्ट जो है वो आपका प्रोसीडिंग्स के लिए जाएगा। The court will then grant a 6 months waiting period to allow the couple to reconsider their decision. तो सपोज यहां पर इस स्टेज पर पिटीशन फाइल कर दिया गया, उसके बाद आपका क्या करा गया, 6 मंथ्स का वेटिंग टाइम दे दिया गया कि 6 मंथ्स का आपका वेटिंग टाइम है। इससे पहले पहले जो है कोर्ट अलाउ नहीं करेगा। अब इसके रिगार्डिंग कुछ डिसीजन भी हैं जो कि हम आगे आपका स्लाइड्स में देखेंगे। Third, decree of divorce. After the waiting period, the court will grant the final decree of divorce if the couple still mutually consents. तो देखो यहां पर प्रोसीजर क्या होता है, प्रोसीजर सिंपल सा है कि आपने पिटीशन फाइल करा, पिटीशन फाइल करने के बाद 6 मंथ्स का कूलिंग पीरियड है। 6 मंथ्स का क्या है, 6 मंथ का आपका कूलिंग पीरियड है। उसके बाद 6 मंथ्स के बाद आप क्या करोगे, जो पार्टीज हैं वो आपका दोबारा से एप्लीकेशन लगाते हैं और इसी को कहा जाता है आपका सेकंड मोशन। इसी को क्या बोला जाता है, सेकंड मोशन बोला जाता है। कि वो जो आपका जो सेकंड मोशन है वो कब फाइल करा जाएगा, दोनों पार्टीज के द्वारा आफ्टर 6 मंथ्स फाइल करा जाएगा। ठीक है जी, आपने जो है सेकंड मोशन आपने कर दिया, वो कब करोगे, 6 मंथ्स के बाद ही करोगे। और वो 6 मंथ्स के बाद जो है आपने जैसे ही सेकंड मोशन आप फाइल करोगे, फिर वहां पर कोर्ट क्या करेगा, फिर वहां पर उसके बाद कोर्ट को लगता है कि रिकंसिलिएशन पॉसिबल नहीं है, तो कोर्ट जो है वो क्या कर देगा, वो डिक्री ग्रांट कर देगा अंडर सेक्शन 13 कैपिटल बी। तो ये पूरा प्रोसीजर होता है। अब वही जो मैंने आपसे बहुत पहले सवाल रेज करा था कि आपका सपोज जो स्पाउसेस हैं वो किस स्टेज तक अपना कंसेंट विड्रॉ कर सकते हैं। क्योंकि आपका अगर कोई भी पार्टी जो है पिटीशन फाइल करने के बाद कंसेंट किस स्टेज तक विड्रॉ कर सकता है, क्योंकि एक बार कंसेंट विड्रॉ कर लिया गया तो फिर वहां पर क्या होगा, वहां पर फिर डिक्री पास नहीं होगा। तो कौन सी स्टेज तक आपका ये कंसेंट विड्रॉ किया जा सकता है, तो इसी के रिगार्डिंग आपका केस है, दैट इज अनिल कुमार जैन वर्सेस माया जैन 2009 सुप्रीम कोर्ट, 2009 सुप्रीम कोर्ट। और इसमें क्या बताया गया था, इसमें यही बताया गया था कि जो वाइफ जो है वो कौन सी स्टेज तक या कब तक जो है वो अपना कंसेंट को विड्रॉ कर सकती है। तो इसमें यही बोला गया था कि द वाइफ कैन विड्रॉ द कंसेंट एट एनी स्टेज बिफोर द पासिंग ऑफ द डिक्री। डिक्री पास करने से पहले पहले बाकी जितनी भी स्टेजेस हैं वहां पर वाइफ क्या कर सकती है, कंसेंट को विड्रॉ कर सकती है। अब ये देखो जो आप सेकंड मोशन जो आप फाइल कर रहे हो वो आपको कब करना है, आफ्टर 6 मंथ्स करना है फ्रॉम द डेट ऑफ द फाइलिंग ऑफ द पिटीशन। लेकिन उसके रिगार्डिंग भी आपका टाइम पीरियड है और वो कितना है कि फ्रॉम द फाइलिंग ऑफ द पिटीशन आप जो सेकंड मोशन जो फाइल करोगे वो कब करोगे, 6 महीने के बाद फ्रॉम द डेट ऑफ पिटीशन। लेकिन आपका कब, 18 महीने से पहले पहले, 18 महीने से पहले पहले फ्रॉम द डेट ऑफ पिटीशन। ये पूरा प्रोसीजर है जब आप सेक्शन 13 कैपिटल बी पढ़ेंगे। तो अब हमने ये पर्टिकुलर चीज देख लिया।
अब सवाल ये आता है कि ये जो वेटिंग पीरियड है 6 मंथ्स का, क्या ये वेटिंग पीरियड जो है वो वेव ऑफ किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। तो इसी के रिगार्डिंग हमारे पास जो जजमेंट है, तो एक तो हमारे पास कौन सा है, एक जजमेंट है आपका अनिल कुमार जैन, और अनिल कुमार जैन में क्या बोला गया था, वो ये बोला गया था कि ये जो 6 मंथ्स का जो कूलिंग पीरियड है वो वेव ऑफ किया जा सकता है, लेकिन कब किया जा सकता है, ओनली इन अर्जेंट केसेस, सिर्फ अर्जेंट केसेस में ही आपका ये कूलिंग पीरियड वेव ऑफ किया जा सकता है। और दूसरी चीज कि इसको कौन वेव ऑफ कर सकता है, तो इसके रिगार्डिंग बताया गया था इसी पर्टिकुलर जजमेंट में कि वो सिर्फ और सिर्फ वेव ऑफ कर सकता है सुप्रीम कोर्ट। मींस आपको क्या करना पड़ेगा, एसएलपी फाइल करना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट अपने आर्टिकल 142 की पावर एक्सरसाइज करते हुए क्या करेगा, वो जो कूलिंग पीरियड है उसको वेव ऑफ कर देगा। सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट कर सकता है। ये जो जजमेंट था अनिल कुमार जैन वर्सेस माया जैन, वो कब का है, वो है आपका 2009 सुप्रीम कोर्ट। फिर इसके बाद एक डिसीजन और आया, और वो डिसीजन है आपका अमरदीप सिंह वर्सेस हरवीन कौर, 2017 सुप्रीम कोर्ट। इस केस में क्या बोला गया था, इस पर्टिकुलर केस में यह बोला गया कि वो जो वेटिंग पीरियड है 6 मंथ्स का, जिसको कूलिंग पीरियड भी कहते हैं, वो मैंडेटरी नहीं है, बल्कि कैसा है, वो आपका डायरेक्टरी है। मैंडेटरी नहीं है बल्कि कैसा है, डायरेक्टरी है। और दूसरा चीज ये बोला गया था कि ये जो पीरियड को वेव ऑफ करने की पावर है वो सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं है, बल्कि उस कोर्ट के पास भी है जो सेक्शन 13 कैपिटल बी की हियरिंग कर रहा है। क्योंकि वो जिससे पहले जो जजमेंट था उसमें क्या बोला था कि सिर्फ सुप्रीम कोर्ट कर सकता है 142 की पावर एक्सरसाइज करते हुए, लेकिन इस जजमेंट में क्या बोला गया कि कोई भी कोर्ट कर सकता है जो सेक्शन 13 कैपिटल बी की प्रोसीडिंग्स को हियर कर रहा है। अब यहां पर जो बताया गया कि कब जो 6 मंथ्स का पीरियड है वो आपका वेव ऑफ किया जा सकता है, तो इसमें आपका ये बोला गया था कि आपका ये कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए। अगर ये कंडीशंस फुलफिल हो जाएंगी तब जो 6 मंथ्स का जो पीरियड है, जो वेटिंग पीरियड है, वो वेव ऑफ किया जा सकता है, अदरवाइज नहीं करा जाएगा। अब वो कंडीशंस क्या है, वहां पर आपका इस पर्टिकुलर जजमेंट में 4 कंडीशंस दिया गया था। पहला कंडीशन क्या कि जो वाइफ जो है सेपरेटली लिव करनी चाहिए 1 साल या 1 साल से ज्यादा, और जो 6 मंथ्स का जो वेटिंग पीरियड है आफ्टर द फाइलिंग ऑफ द पिटीशन वो ओवर हो जाना चाहिए। मींस यहां पर आपने पिटीशन फाइल करोगे तो 1 साल जो है पार्टीज क्या करेंगे, दे शुड बी लिविंग सेपरेटली, और वो जो 6 मंथ्स का जो वेटिंग पीरियड है दैट शुड बी ओवर व्हेन यू आर फाइलिंग द पिटीशन अंडर सेक्शन 13 कैपिटल बी। तो 6 मंथ्स का सपोज पीरियड जो है वो जो यहां पर जो आ रहा है वो कहां पर ओवर हो जाना चाहिए, जब आप पिटीशन फाइल कर रहे हो यहीं पर ओवर हो जाना चाहिए। मींस 18 मंथ्स यहीं पर ही हो जाने चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या थी, दूसरी कंडीशन ये दी गई थी इस पर्टिकुलर जजमेंट में कि जहां पर पार्टीज के बीच में रिकंसिलिएशन पॉसिबल ही नहीं है। तीसरी कंडीशन ये दी गई थी कि पार्टीज ने क्या कर रखा है, पार्टीज ने सारे इश्यूज को खुद ही जो है एग्री कर लिया गया है कि कितना मेंटेनेंस पे करा जाएगा, बच्चे की कस्टडी किसके पास होगी, तो ये सारी की सारी चीजें पार्टीज ने खुद ही सॉर्ट आउट कर ली हो। और चौथा कि जहां पर ये जो 6 मंथ्स का वेटिंग पीरियड है वो सिर्फ और सिर्फ क्या क्रिएट कर रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ एगनी क्रिएट कर रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या किया जा सकता है, जो 6 मंथ्स का जो वेटिंग पीरियड है उसको वेव ऑफ किया जा सकता है। तो ये पूरा का पूरा प्रोसीजर है जो कि आपको तभी समझ में आएगा जब आपने सेक्शन 13 कैपिटल बी क्लॉज 2 अच्छे से पढ़ा हो और ये दोनों जजमेंट आपको पता हो।
आगे चलते हैं। तो जब हम बात करते हैं कि आपका सपोज डिक्री पास हो जाती है डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट में, तो आपका उसके क्या क्या इफेक्ट होंगे। सबसे पहले जो डिसोल्यूशन होगा वो कैसा होगा, वो आपका लीगल डिसोल्यूशन होगा। नंबर 2, जो मैरिज जो होगी वो क्या हो जाएगी, टर्मिनेट हो जाएगी। और नंबर 3, जो चाइल्ड की जो कस्टडी है उसके रिगार्डिंग भी आपका डिसाइड कर लिया जाएगा। और लास्ट में हमारा कंक्लूजन आ जाता है, और वो कंक्लूजन क्या है, नंबर 1 म्यूचुअल कंसेंट होना चाहिए, ये हमने आपका देख लिया। वेटिंग पीरियड जो है 6 मंथ्स का वो अब मैंडेटरी नहीं है, यहां पर पहले मैंडेटरी था, वो अब मैंडेटरी नहीं है, बल्कि अब कैसा है, अब डायरेक्टरी है। और क्या होता है, लीगल डिसोल्यूशन हो जाता है मैरिज का अंडर सेक्शन 13 कैपिटल बी। तो ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट था आपका सेक्शन 13 कैपिटल बी ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट के रिगार्डिंग। आई होप अब आप लोगों को ये पूरा का पूरा टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आपको किसी तरह का कोई भी डाउट है या क्वेरी है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।